हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लोग देखने वाले हैं आप लोग 9th क्लास के साइंस का जो एग्जाम होने वाला है 5 तारीख को, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके जितने सारे दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर दिएगा, उनको भी इसका लाभ मिले और उनको भी पढ़ सके। ठीक है, देखिए मॉडल पेपर से सवाल आप लोग किसी किसी सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, किसी किसी में नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे में आप लोग को अपना तैयारी बेटर करके जाना होगा ताकि सवाल कहीं से भी पूछे आप लोग को करना आना चाहिए। इसलिए समझ लो जितना मैं सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में सवाल आए तो आप लोग बना करके लिख सको, आपके पास नॉलेज रहे। और सभी को शेयर कर देना ताकि सभी को इसका लाभ मिले और सभी को एग्जाम में धमाका मचा पाए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटोनों की संख्या भी 8 है, तब पहला सवाल है परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, यानी कि परमाणु संख्या निकालने बोला है। ठीक है, तो याद रखना किसी भी तत्व का परमाणु संख्या यानी कि उसमें जो प्रोटोन उपस्थित होता है ना नाभिक में, वही होता है। मतलब कह सकते हो प्रोटोनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो ही लिखे हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटोनों की संख्या। और प्रोटोनों की संख्या कितना है भाई साहब, तो यहाँ देख सकते हो प्रोटोनों की संख्या भी 8 है, तो इसलिए हमारा परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, जी हाँ दोस्त 8 हो जाएगी। समझ रहे हो। परमाणु का आवेश क्या होगा, तो आवेश किस पर डिपेंड करता है, आवेश मतलब चार्ज कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है आप लोग जानते होंगे, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन में तो बोलोगे सर प्रोटॉन में धन आवेश होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखो कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 को नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और प्रोटॉन कितना है, तो बोलोगे सर प्रोटॉन भी 8 को है, 8 को पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो बताओ 8 को माइनस हुआ और 8 को प्लस हुआ, तो फाइनली चार्ज कितना होगा, तो बोलोगे सर ये तो बच्चा वाला है, 0 होगा। तो बिल्कुल चार्ज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं यानी कि न्यूट्रल रहेगा। तो इसलिए आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8, प्रोटोनों की संख्या भी 8, तो आवेश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना अगर प्रोटोनों की संख्या ज्यादा होता, ठीक है, मान लो प्रोटोन की संख्या पर 9 हो जाता, प्रोटोन की संख्या कितना होता 9, तब यहां पर क्या होता, एक ज्यादा हो जाता, इसलिए आवेश कितना होता, तब 1 हो जाता है। समझ रहे हो। अगला सवाल है, यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखो K कोष L कोष क्या होता है, कोई भी परमाणु का बीच में क्या होता है दोस्त, तो बीच में नाभिक होता है, उसके बाद K कोष होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है, इस प्रकार से। तो पहला कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, कितना होती है, 2। उसके बाद कितना होता है, उसके बाद में होता है 8। ठीक है, कितना होता है उसके बाद में, उसके बाद में होता है 8। समझ रहे हो। और इस प्रकार उसके बाद फिर 18 को हो जाता है, फिर 18 को हो जाता है। तो हम लोग को 2 को बोला है, K का बोला है और L का, तो इसमें 2 को, इसमें 8 को, कितना हो जाएगा 10 को। वही लिखिए देखो, K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2, L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 8। आपको याद रखना होगा ये वाला सीरीज रखना, 2 8 18 32, ये वाला याद रखना आप। 2 होता है किसमें, K में, 2 8 किस में होता है, K के बाद L में, 18 किस में होता है, K L M में, और 32 किस में होता है, N में। बस इतना याद रखना, समझ रहे हो। तो K और L का बोला है, तो K में हो गया 2 और L में हो गया 8, समझ रहे हो। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा परमाणु में, तो साहब जोड़ देंगे ना, 8 और 2 10 हो जाएगा, हो गया काम। यही चीज है। अगला सवाल देखोगे कि बहुत अच्छा सवाल है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य। रासायनिक सूत्र सर बहुत पढ़े हैं, बहुत बना है। रासायनिक सूत्र मतलब क्या, बोलोगे सर जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो लिख दो कि सिंपल सा H2O। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो CO2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से किसी का भी आप लोग बोलो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो HCl होता है। तो हर एक का रासायनिक सूत्र के द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक सूत्र आखिर बतलाता क्या है, यह क्या, इससे क्या तात्पर्य है, तो किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र दोस्तों उसमें कितना परमाणु है ये दिखाता है, उस तत्व का कितना अणु है। तो देखो किसी भी यौगिक का रासायनिक, यौगिक मतलब CH3 हो गया, ये क्या है, यौगिक है। H2O हो गया, क्या है, यौगिक है। मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर जब एक कोई बनाता है तो उसे यौगिक बोलते हैं, समझ रहे हो। तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उस यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे H2O। ठीक है, ये क्या है, यौगिक है, जल का सूत्र है, यौगिक है ना। इसमें कितना अणु है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु। यही तो बतलाता है ना रासायनिक सूत्र। और क्या बतलाता है कि जल में हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग है, यही तो बतलाता है कितना उसमें अणु उपस्थित है। तो ये लिखे हैं कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उस यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक में कितना परमाणु, यहाँ पर नहीं अणु लिख देना, ठीक है, वैसे परमाणु कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी यौगिक में कितना अणु है, ठीक है, रासायनिक सूत्र यही बतलाता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 अणु है और हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु, इस प्रकार से। एक बैटरी बल्ब जलाती है, पता ही है बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है, में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। ठीक है, ये प्रोग्राम नहीं होता, कुछ और होता है, ठीक है। तो इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें।
देखो बैटरी में क्या होती है, तो बैटरी में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। बैटरी में केमिकल्स भरा होता है, रसायन भरा होता है ना, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। अब देखो पहले बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप देखोगे यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी से आप तार कनेक्ट कर दी, यहाँ पर एक बल्ब को टांग दिए, बल्ब लाइट दे रहा है। क्या दे रहा है? बल्ब लाइट दे रहा है। तो क्या अब क्या क्या ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है? देखो रासायनिक ऊर्जा इसमें था, उसमें से क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। विद्युत ऊर्जा क्या? इसमें से विद्युत ऊर्जा जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या विद्युत ऊर्जा क्या हो रहा है? इस बल्ब को जला देती है और बल्ब को गर्म भी कर देती है। गर्म नहीं होता है, बल्ब जलता है तो हाथ से छूते हो? आप नहीं छूते हो, तो गर्म हो जाता है। तो क्या होता है? पहले बैटरी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और फिर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बस इतना सा काम है। प्रकाश दिया मतलब प्रकाश ऊर्जा, गर्म हो गया मतलब ताप ऊर्जा, यही चीज है। अब अगला सवाल है कि अपसृप और पराश्रय तरंग किसे कहते हैं? देखो समझ लो, समझना ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो आपको हर जगह आंसर मिल जाएगा। अगर सिर्फ आंसर देख करके अगर कोई विद्वान होता है तो आज तो दुकानदार जो किताब बेचता है ना वो दुनिया का सबसे विद्वान आदमी होता है। समझ रहे हो? उसके पास तो पूरा किताब का भंडार ही है। तो समझना ज्यादा जरूरी है और पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपका जरूर काम आएगा। अपसृप और पराश्रय तरंग किसे कहते हैं? देखो अपसृप मतलब वो जो एक श्रव्यता प्रास होता है, ठीक है, जिसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज आप बोल सकते हो। इतना जो ध्वनि का तरंग हो इतना मनुष्य सुन पाएगा। इससे 20 हर्ट्ज से कम होगा तो नहीं सुन पाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो भी नहीं सुन पाएगा। यानी कि जो कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपसृप तरंगे, अपसृप ध्वनि, और जो ज्यादा हो जाती है इससे उसको हम लोग बोलते हैं पराश्रय। जैसे अपसृप तरंगे क्या होती है? देखो अपसृप तरंगे ऐसी ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, एजेड मतलब हर्ट्ज, आवृत्ति का ऐसा मतलब होता है हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसृप तरंगे बोलते हैं। जबकि पराश्रय तरंगे ऐसी तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज बोलो या फिर 20 किलो हर्ट्ज बोलो, बात एक ही है। 20,000 को हटा के की लगा दोगे तो किलो हो जाएगा, से अधिक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पराश्रय तरंगे। तो पराश्रय तरंगे ऐसे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब देखना, मनुष्य इसको भी नहीं सुन पाएगा और इसको भी नहीं सुन पाएगा। क्यों भाई साहब? तो सुनेगा क्या आदमी? तो मनुष्य सुनता है जो श्रव्य तरंगे हैं, श्रव्य ध्वनि है वो। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसको तो कान में ही नहीं आएगा, और 20,000 से ज्यादा होगा तो उसको कान को फोड़ देगा, पर्दा फाड़ देगा। समझ रहे हो? द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? देखो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या की योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। कोई भी परमाणु में जो उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके, मतलब कह सकते हो कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या। परमाणु संख्या अगर हम जेड से डिनोट करते हैं तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हमारा परमाणु संख्या हो जाता है, ठीक है। याद रखना, परमाणु संख्या यानी प्रोटोनों की संख्या, बस सॉरी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या। मैं द्रव्यमान संख्या बोल रहा हूँ, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इसके बाद देखो क्या है। परमाणु संख्या सिंपल सा प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं, ठीक है। किसी परमाणु उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। तो प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। प्रोटोन और न्यूट्रॉन के योग से जो संख्या बनती है उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। हो गया बात, एग्जाम में आने की संभावना है। अब अगला सवाल हम लोग का है, क्या है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं? आप लोग तो बहुत सुने हैं ना अम्लीय वर्षा के बारे में। सर अम्लीय वर्षा हो रही है, हम लोग का पेड़ पौधा सब नष्ट हो जा रहा है सर, घर का कलर इतना अच्छे से हम घर का कलर करवाए हैं, पेंटिंग करवाए हैं सर, पेंटिंग हट जा रहा है बारिश के कारण। तो वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। देखो क्या, वाहनों तथा कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, आप लोग देखेंगे गाड़ी का साइलेंसर होता है ना, उसमें धुआं निकलता है, या फिर कारखानों में बड़ी चिमनी होता है जिसमें धुआं निकलती है। वाहनों तथा कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलती है उसमें हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये मेन कारण है, याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वाहनों के धुओं और चिमनियों के धुओं से जो हानिकारक गैस निकलती है उसमें क्या क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैसें वायुमंडल में ऊपर उड़ जाती है। अब जब गैस निकल रही है तो यहीं पर थोड़ी रहेगा, ऊपर चला जाएगा, वायुमंडल में उड़ जाती है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है और क्या करती है? बाहर ऊपर उड़ जाती है। और जब वर्षा होती है ना, वर्षा गिर रही है, तो इसी जल के साथ ये गैसें मिल जाती है और क्या बना लेती है? अम्ल बना लेती है। और यह अम्ल जब जल के साथ मिलकर भूमि पर आती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और वही अम्ल अब जल के साथ मिल गया, जल के साथ मिलकर के अम्लीय बना लिया और फिर वापस धरती पर गिर गया। जल के साथ मिलकर अम्ल बना लिया और वापस धरती पर गिर गया, तो इसी जल को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। समझ रहे हो? अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है। और यहाँ लिख सकते हो कि यह जल जब भूमि पर आता है तो इसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं।
अम्लीय वर्षा से क्या हानियां होती है, तो भाई साहब देखो क्या क्या हानि, इससे पेड़ पौधे की पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब पेड़ पौधे की पत्तियां अगर जल हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा और अंततः पेड़ मर जाएगा। समझ रहे हो। इससे इमारतें क्षतिग्रस्त होती है। आप लोग बहुत खर्चा करके डेंटिंग पेंटिंग करे, घर बनवाओ, एकदम मस्त कलर, मस्त सा कलर करवाओ, अब अम्ल वर्षा हो गया, सारा पेंट को धुल दिया, क्यों, उसमें अम्ल होती है, वो कलर से अभिक्रिया कर लेती है, चुना से अभिक्रिया कर लेती है और वो उस कलर को डिसकलर कर देता है। और अगला क्या है, इससे त्वचा रोग होने की संभावना, और आपके शरीर पर अगर अम्ल पड़ेगा तो हो सकता है आपको शरीर को भी त्वचा के रिगार्डिंग कोई रोग हो जाए। तो ये चीज़ है दोस्तों, अम्लीय वर्षा इतना खतरनाक है। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल, सभी को शेयर जरूर कर देना और आप समझ लो, कोई भी अगर समझ में आए तो कमेंट में बोलना, और किस प्रकार से आप लोग वीडियो चाहते हो ये भी कमेंट करके बोलना, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। पढ़िए अच्छा से आप अपने आज में अपने बेहतर कल के लिए, ताकि आप अपना बेहतर कल बना सको। याद रखिए ये साइंस का एग्जाम अंतिम एग्जाम है, इसके बाद हम लोग का धमाका होगा क्लास 10th में, जो कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है। आप लोग का पता है 10th का जो रिजल्ट बनता है वो आपका जिंदगी भर के लिए छप जाता है। इसलिए 9th का एग्जाम दो, 10th में जोड़ेंगे हम लोग, और 10th में ऐसा तैयारी होगा धाकर जैसे इस बार आप देख रहे हो। सिर्फ वीडियो देखे, 15 दिन से वीडियो देखे थे बच्चे लोग और उसी में से 90+ स्कोर किए। अगर आप लोग पूरा साल पढ़ लोगे तो यार क्या ही कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। संघर्ष करो, मेहनत करते रहो, जीवन में बहुत सफल होगे, बहुत आगे जाओगे। चलिए तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, प्रेम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।